अब खबर ईडी के एक्शन की, जो आज पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक दिन भर जारी रही। ईडी का पहला एक्शन बंगाल में हुआ। आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भारी लाव लश्कर के साथ शेख शाहजहां के संदेश खाली के अड्डे पर पहुंचे, ठीक उसी जगह जहां 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ था, जहां टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के इशारे पर भीड़ ने ईडी के अधिकारियों को निशाना बनाया था। जबकि ईडी का दूसरा एक्शन मुंबई में हुआ। मुंबई में शरद पवार के पोते रोहित पवार से एजेंसी ने पूछताछ की। ईडी ने एमएससी बैंक घोटाले में रोहित पवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक दोनों केस में एक्शन के साथ सियासत भी जमकर हुई। लेकिन सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के संदेश खाली ले चलते हैं, जहां की तस्वीर ही बड़ी कहानी बयां कर रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईडी के अधिकारी पूरे तामझाम के साथ शाहजहां शेख के संदेश खाली वाले घर पहुंचे थे। इस दौरान जिसने भी ईडी का काफिला देखा सन्न रह गया। इस बार ईडी के साथ सिर्फ सरकारी गाड़ियां नहीं थी, बल्कि इन अधिकारियों के साथ सेना के हथियारबंद जवान भी थे, जो गाड़ियों में भरकर पहुंचे थे। ईडी ने वहां क्या क्या किया, ये बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के अड्डे पर पहुंची तो उस टीम में प्रवर्तन निदेशालय के 8 अधिकारी थे। उनके साथ करीब 25 गाड़ियों का काफिला था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 125 जवान थे और भारी भरकम संख्या में स्थानीय पुलिस भी थी, जिनकी संख्या 35 बताई गई। इसीलिए आज ना तो ईडी की टीम पर किसी तरह का हमला हुआ, ना ही किसी ने उनकी तरफ आंख उठाने की कोशिश की। आज जब ईडी को करोड़ों के राशन घोटाले का आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख अपने घर पर नहीं मिला, तो उसने गेट पर लगे ताले तोड़े और घर में दाखिल होने के बाद गेट को अंदर से बंद कर लिया और फिर कई घंटे तक पूरे घर को खंगाला गया। अब प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख के घर को सील कर दिया है और उसके घर के बाहर इसी महीने की 29 तारीख को ईडी के सामने पेश होने का नोटिस लगा दिया है। वैसे ममता बनर्जी की पार्टी का ये नेता पिछले 19 दिनों से फरार है। वो कहां है, कहां छिपकर बैठा है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। 19 दिन पहले ईडी के 3 पर्सनल जो थे वो घायल हो गए थे, लेकिन अब करीब 120 लोगों के साथ जो फोर्सेस के थे उनके साथ ईडी वहां पर पहुंचती है। राशन घोटाले के केस में ही जांच के लिए 5 जनवरी को भी ईडी ने संदेश खाली में शेख शाहजहां पर छापा मारा था, लेकिन तब उस टीम पर हमला कर दिया गया था। इसके बाद ईडी ने शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, लेकिन तब से ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल ये शेख फरार है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर शेख शाहजहां कौन है, ये अब आपको बता देते हैं। शेख शाहजहां राशन घोटाले के आरोपी मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का बहुत करीबी है। शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना जिले परिषद का पदाधिकारी है। इससे पहले वो नगर पालिका का चेयरमैन रह चुका है। संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख का काफी प्रभाव है। वो 2011 में टीएमसी में शामिल हुआ था। इससे पहले वो सीपीएम समर्थक था। अब खबर ईडी के एक और एक्शन की, जिससे एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थक नाराज हो गए। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि आज ईडी ने रोहित पवार को एमएससी बैंक घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया। रोहित पवार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले दादा शरद पवार से मिले और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो सीधे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। यहां तक रोहित के साथ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी आई। यहां भी रोहित ने बुआ सुप्रिया सुले के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के अंदर चले गए। हालांकि तब तक ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी शरद पवार गुट के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। वो जांच एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध में जमकर नारेबाजी की, लेकिन ईडी दफ्तर में दाखिल होने से रोहित पवार ने जो कहा वो सुनिए। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है, तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे मुझे बोलना पड़ा।
रोहित पवार के इस बयान के बाद सियासत जमकर हुई है। सुप्रिया सुले, संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे तक ने रोहित से पूछताछ को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो दबाव किस बात का? दबाव लेते हैं या दे सकते हैं। हमारी राजनीति दबाव वाली नहीं है और जो होगी भी नहीं कभी। उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। ही आता भारतीय जनता पक्षाची एक शाखाच आहे। रोहित पवार यांच्याबरोबर फक्त त्यांचाच पक्ष नाही तर संपूर्ण महाविकास आघाडी ही रोहित पवारांच्या पाठीशी। जे कोणी सरकार विरुद्ध बोलत असतात, असत्य विरुद्ध बोलत असतात, सत्य बोलत असतात, त्यांना सतवलं जातं। सुरत चव्हाण्यात रोहित पवार आहेत, त्यांना हैराण केलं जात आहे। अब आप ये जान लीजिए कि MSC बैंक स्कैम है क्या, जिसमें रोहित पवार से पूछताछ हो रही है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम 25,000 करोड़ रुपए का है। ये घोटाला ऋण वितरण से संबंधित है। इस मामले में 4 लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मामला तब दायर किया गया था जब हाईकोर्ट ने सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों को गलत तरीके से बेचने के आरोप की जांच करने का आदेश दिया था। इसी के तहत इस केस में रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो और उससे जुड़े ट्रांजैक्शन को शामिल किया गया। रोहित पवार से करीब 10.5 घंटे से चल रही है पूछताछ। बड़ी खबर, रोहित अभी तक ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं। कुछ देर पहले शरद पवार एनसीबी दफ्तर से निकले। रोहित से पूछताछ के बीच शरद पवार 11 घंटे तक एनसीबी दफ्तर में मौजूद रहे। अब फिक्र की एक और बड़ी खबर, जो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चल रही सियासत से जुड़ी है। जब से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, कांग्रेसी खेमे में हार क्यों हुई है, इसे लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में हार पर मंथन के लिए जब जब कांग्रेस की मीटिंग हुई, मीटिंग में ईवीएम का मुद्दा उठा। इस मीटिंग में दिग्विजय सिंह सहित कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। आज एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम, वीवीपैट और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, डेमो भी दिखाए। ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या दिग्विजय सिंह डेमो ही दिखाएंगे या फिर कोर्ट भी जाएंगे, और कोर्ट जाएंगे तो कब? शायद इन सवालों का जवाब फिलहाल ना मिले, लेकिन भोपाल में जो हुआ वो हम आपको जरूर दिखाते हैं। इसी तरह भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने IITN अतुल पटेल के जरिए ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो दिया। इस दौरान एक ईवीएम में बारी बारी से 10 वोट डाले गए। IITN अतुल पटेल ने मशीन की गड़बड़ी को दिखाने के लिए एक चिन्ह केला को वोट डाला। लोकतंत्र बचाना है, हम सबको मिलकर बैलेट पेपर लाना है। केला को दिया वोट, केला छप गया। अभी फिर से मैं केले को वोट आपके नजर के सामने रखता हूँ, दबाता हूँ बटन, तो देखना कौन सी पर्ची आती है, क्या होता है और क्या दिखता है। पहले वोट पर केला की पर्ची वीवीपैट में दिखी। दूसरी बार केला का बटन दबाया तो सेब की पर्ची प्रिंट हुई। फिर से मैं दूसरी बार केले को वोट देता हूँ। देखो, लाइट होने के बाद केला दिखा, वही केला देखा जो पहली बार छपा था। अभी लाइट बंद हो गई, बाद में क्या होता है वो देखो। ये भारत के, हिंदुस्तान के मतदाताओं को मालूम नहीं चलता, एप्पल छप गया। अतुल ने डेमो में दावा किया कि 2017 में वीवीपैट का ग्लास बदल दिया गया। वोट डालने के बाद 7 सेकंड के लिए वीवीपैट में लाइट जलती है। वोटर पर्ची देखकर चला जाता है, लेकिन वो जो दिखता है वही छपता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही दावा दिग्विजय सिंह ने भी किया। जब से सॉफ्टवेयर आया है हमारे उपयोग में, उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में, तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। उनके मुताबिक ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी।
हालांकि दिग्विजय सिंह के तमाम आरोपों के बावजूद अभी तक ईवीएम की सुरक्षा में सेंध और धांधली के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। हिमाचल का चुनाव हो गया, कर्नाटक का हो गया, तब ये सॉफ्टवेयर क्यों नहीं आया? हालांकि ईवीएम पर ये आरोप पहली बार नहीं लगे। इससे पहले कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा ने कहा था कि 2024 में ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा था कि बैलेट से जीतते थे, ईवीएम आने से हारे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि ईवीएम से चुनाव के मुद्दे पर जनमत संग्रह हो, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वोटिंग का बटन दबाने पर दूसरे नेता के सामने बत्ती जल जाती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा था, दावा किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, इसके प्रोजेक्ट का गढ़ गुजरात है, जबकि आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा था कि वीवीपैट के सभी रिसीविंग की काउंटिंग हो। इन सभी खबरों के बीच अब आइए देखते हैं देश में और कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं। आइए देखते हैं अब टॉप 9 खबरें।